हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहा हूं अभी, जिसमें इंट्रोडक्शन आपको मेरा मिला होगा। फर्स्ट चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। ये 3 चीज़ें हमें करनी है। तो जिसमें पहला टॉपिक जो आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है, जो कूलम्स ने दिया था। तो हम लोग कूलम्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे पहले लेक्चर में, और उस पर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। और उसके बाद सेकंड लेक्चर हम फील्ड और थर्ड लेक्चर में हम लोग फ्लक्स करेंगे। एक चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 3 लेक्चर में आपको ये पूरा चैप्टर दिखा दूँ। आप लोग समझने की कोशिश करना, कोई अगर डाउट आए तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे टाइम मिला और मैं पढ़ पाया तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। यहाँ पे पहला चैप्टर, दिस इज चैप्टर 1, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड समरी एंड वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। ये वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस का मतलब ये है कि मैं कुछ ना कुछ एग्जांपल्स आपको शो करता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स में थियरी और उसको अप्लाई करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो हम लोग साथ साथ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने खुद से लिखे हैं। तो फिर ये नोट्स आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। आप लोग मुझे मैसेज कर देना कमेंट में, तो मैं वहाँ पर आपको मेल कर सकता हूँ। ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब इसमें क्या है, ये सिर्फ समरी है, चैप्टर के नोट्स अलग से हैं, ये सिर्फ समरी है। ये चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं सारे बच्चों के लिए, ऑल ओवर इंडिया, जिसको जहाँ पढ़ना है वो पढ़े। मैं पूरा सपोर्ट करूँगा सबके लिए। तो इसमें क्या है, ये समरी है। मैं समरी से आपको चीज़ें समझाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास। बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिटेल में करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से वीडियोस बनेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं समराइज़ कर दूंगा, 2-3 क्लास में पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सबसे पहला जो तरीका था, ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू NE हम लोगों ने पढ़ा है। Q इज इक्वल्स टू NE क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, और E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीजें हैं वहां पर रिटर्न है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये, और चार्ज ऑफ जो भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। 1 कूलम में कितना होता है, तो Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। अगर मैं कहूँ 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Q इज इक्वल्स टू, मैं अगर डायरेक्ट NE लिखता हूँ इसके लिए, तो N इज इक्वल्स टू हो जाता है 1/E, एंड दिस इज 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम में, ठीक है। तो ये Q इज इक्वल टू NE। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको इस पे मिले, तो Q इज इक्वल टू NE हमारा पहला था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जब हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ पे, कूलम ने क्या कहा था। देखो, एक तो बेसिक चीज़ है जो हर एक इंसान जानता है, चाहे वो साइंस पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, सेम चार्जेस रिपेल और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इसकी बात हम लोग सोचें, तो यहाँ पे जो कूलम ने दिया था वो इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। तो अगर 2 चार्जेस प्लेस किए जाते हैं, 2 चार्जेस अगर प्लेस किए जाते हैं यहाँ पे, दैट इज Q1 एंड Q2, और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन R है, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। तो जो हमारा, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, दैट K इज व्हाट, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू जो होती है इतनी होती है, क्यों। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर मैं आपको कहूं, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और इसमें ये है क्या, दिस इज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम।
ये होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है कि हर एक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अलाउ होता है, दैट अलाउंस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको और डिटेल में करेंगे हम लोग आगे जब चलेंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग इतना समझिए कि हर एक मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है, और ये परमिटिविटी जो है ये एयर या वैक्यूम को हम लोग काउंट करते हैं। इस तरीके से अलग अलग परमिटिविटी अलग अलग मीडियम की, जैसे वाटर की कुछ और होती है और ऑयल्स की कुछ और होती है, उसमें भी डिफरेंट ऑयल्स की डिफरेंट होती है, तो सबकी अपनी अपनी परमिटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो डिपेंड करता है किस पे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे। तो ये जो फॉर्मूला है ये वैक्यूम के लिए है। अब इसके बाद यहाँ पे अब इस तरीके से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मल्टीपल फोर्स अप्लाई किए जाएं तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, आप समझो यहाँ पर एक फोर्स लगाया F, यहाँ पर एक फोर्स लगाया F2, F1, F2, इधर एक फोर्स लगाया F3, तो फाइनली इन तीनों फोर्सेस की वजह से जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव करेगा, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाइक इन बिटवीन दिस ऑल फोर्सेस, बीच में कहीं पे होगा। तो मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन नेट फोर्स का डायरेक्शन है। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझो, एक छोटा सा स्टोन लेते हैं, उसमें 3 स्ट्रिंग्स हम लोग अगर मान लो उसमें टाई कर देते हैं, तीनों स्ट्रिंग्स को अगर हम लोग खींचते हैं तो फिर क्या होगा? तीनों स्ट्रिंग्स के खींचने पे क्या होगा कि ऑल स्ट्रिंग्स आर just trying to pull that object, and that object going towards a particular fixed direction, and that fixed direction is what? It is the direction of resultant force of all the 3 forces, right? I hope मैं समझा पा रहा हूं आपको कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं? 1, 2 और 3 फोर्सेस मैंने यहाँ पर शो किया। तो तीनों फोर्सेस को मिला के एक नेट फोर्स यहाँ पर लग रहा है, जो कि नेट लिखता हूं मैं, एंड दैट नेट फोर्स इज व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन का सिंपल मतलब इतना ही होता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल, राइट? दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें एक ही पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी, तो उनका जो पर्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको हम कहेंगे सुपरपोजिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो दिस इज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। कहने का मतलब मल्टीपल फोर्स लगेंगे तो हमें एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद चलो, अब इसके बाद यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, जो ये 3rd पॉइंट लिखा है, दैट इज नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट is vector sum of all the forces acting on it, called superposition principle। ये था। इसके नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। हम कोशिश करते हैं इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा दूं, ठीक है? इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो एक ही है, देखो ये है फॉर्मूला, ठीक है? एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे पहले वेक्टर सम हम लोग निकालेंगे। कैसे? उस वेक्टर सम के लिए क्या करना होता है? दैट वेक्टर सम इज गोज थ्रू, आपको याद होगा, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या था? वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दैट एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या था? चलो मैं पहले वो वेक्टर एडिशन बता दूं। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो अगर हम लोग देखें तो रिजल्टेंट होगा, वो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग ऐसे, और बीचों बीच होगा। तो अगर इसको रिजल्टेंट कहें तो आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपको 11th क्लास में मिल रहा होगा, और 11th क्लास में, लेकिन चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे जब 12th में आते हैं तो वो 11th को भूल जाते हैं, ठीक है? ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास हैं पढ़ने के लिए, तो मैं ये चीज़ें फेस करता हूँ। तो मुझे पता है आप लोग भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि ये चीज़ कॉल बैक करनी पड़ती है आप लोगों के दिमाग में। तो दैट इज दिस। अब अगर ये दोनों वेक्टर्स इनिशियली थीटा एंगल पे थे, इमेजिन करो ये दोनों वेक्टर्स अगर थीटा एंगल पे थे, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, दिस इज रिजल्टेंट। यहाँ से मैं काम करता हूँ, यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। अगर ये थीटा है दोनों, तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज दिस ए वेक्टर देन दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, दिस इज वी वेक्टर देन दिस इज ऑल्सो बी वेक्टर। मैं लिख नहीं रहा, जरूरत नहीं है इसकी। देन ए वेक्टर का एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, दिस इज ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा ए साइन थीटा। दो वेक्टर हमारे हो गए इस तरीके से।
अब इसको रिजॉल्व करना कहते हैं हम लोग, ए और बी वेक्टर में से ए वेक्टर को रिजॉल्व किया मैंने, एक को ले लिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक को ले लिया बेस कंपोनेंट। अब परपेंडिकुलर और बेस कंपोनेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो अब इसको निकालने के लिए दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग सिंपल। देन आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज अंडर रूट, स्क्वायर करते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा। मुझे हमेशा कोई भी बोर्ड छोटा ही पड़ जाता है। ए बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो फाइनली आर का जो मैग्नीट्यूड निकला दैट मैग्नीट्यूड इज दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब इस कंडीशन में क्या है, ये चीज फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा मैं, ये चीज यहाँ पर फोर्सेज, जब देखो कोई भी वेक्टर सम अगर हमें निकालना होता है तो हमें इसकी जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो ये चीज मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा ये। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनको याद होगा वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, उन्होंने स्किप कर भी दिया होगा। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, बट ये उनके लिए बहुत जरूरी है जो बच्चे 11th क्लास का वेक्टर भूल चुके हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलो, सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला जो यूज करने वाला हूं, दो चार्जेस अगर प्लेस किए गए हों, दिस इज Q1 Q2, डिस्टेंस R, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, देखो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है अगर अनलाइक चार्जेस हैं, फोर्स रिपल्सिव हो सकता है अगर लाइक चार्जेस हैं, बट वो फोर्स कितना होता है, दैट F इज इक्वल्स टू K, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स होता है। मैं इस फॉर्मूले को यूज करने वाला हूं, इसीलिए ऊपर मैंने एक साइड में लिख दिया। चलो क्वेश्चन समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 होगा, जैसे देखते हैं कोई एक चार्ज, चलो एक लाइन ले लेते हैं, इस लाइन पर यहां पर चार्ज रखते हैं हम लोग प्लस Q, यहां पर चार्ज रखते हैं हम लोग प्लस 2Q। एक ऐसी पोजीशन जहां पर थर्ड चार्ज मैं पुट करूं तो उस चार्ज पे फोर्स 0 हो, समझना बात को। अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन R लिया मैंने, तो ऐसी पोजीशन जहां पर एक थर्ड चार्ज का फोर्स 0 हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेता हूं अगर मैं x, इसको ले लेता हूं R माइनस x। तो अब देखते हैं, इस पर हमें टोटल फोर्स 0 करना है, उस Q पे टोटल फोर्स हमें 0 करना है। टोटल फोर्स 0 करने का मतलब क्या होगा, देखते हैं कि इस Q पे लगने वाला फोर्स, देखो अगर मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट मीन्स कि वो चार्ज पॉजिटिव है। ठीक, तो यहां पर दैट Q हैज डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिपल्सिव फॉर बोथ द साइड्स, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव होगा। तो चलो सबसे पहले मैं नाम लेता हूं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, देन फोर्स ऑन C लेना है मुझे ड्यू टू A, और उसको इक्वेट करना पड़ेगा फोर्स ऑन C ड्यू टू B। कहने का मतलब A जितना फोर्स उसको लगाएगा रिपेल करने में, वो उसका डायरेक्शन इधर होगा, देन ये हो जाएगा फोर्स ऑफ ऑन C ड्यू टू A, उतना ही फोर्स B लगाना चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, F ऑन C ड्यू टू B। ये अब क्या होता है कि अगर हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं तो हमें चार्ज के पॉजिटिव नेगेटिव लेने की भी टेंशन लेनी नहीं है। तो F C ड्यू टू A, C और A के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, Q अपॉन R स्क्वायर, हियर इट इज X स्क्वायर, इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, दैट इज Q, this is 2Q actually, 2Q into Q divided by
r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको कट करना हो तो चलो मैं लेता हूं, इसको कट करते हैं सीधे। देखो अगर कट करना जो है और कैलकुलेशंस, ये पता है ये आपकी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। तो कोशिश करो, अगर आप लोगों को वैदिक मैथ्स, एबेकस, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आइडिया है या फिर कैलकुलेशन के लिए आप लोग ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो आपको मेंस और आईआईटी एडवांस लेवल तक भी जाके आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे दैट के देन मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, दिस इज 2x स्क्वायर, दिस इज r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। फैक्टराइज यहाँ पर r है, फैक्टराइज नहीं कर सकते तो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें एक तरीका करता हूँ, मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ बोथ द साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, दिस इज r माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2x। अब इसमें रूट 2x के लिए अगर मुझे निकालना है x, तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, r अपॉन ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस है यहाँ से x, जिससे कि जिस पोजीशन पे अगर हम लोग चार्ज प्लस क्यू प्लेस करते हैं तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा। ये इस तरीके का था। अब इसमें अगर प्लस माइनस दे देते हैं, चलो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें मैं कुछ और ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं ले लूँ प्लस क्यू और यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस ऑफ 2q, ध्यान से समझना। अब अगर बीच में कोई चार्ज इमेजिन करते हैं हम लोग, बीच में अगर कोई चार्ज हम लोग इमेजिन करते हैं तो क्या होगा, ये जो प्लस क्यू है ये तो इसको रिपेल कर रहा होगा और ये जो माइनस क्यू है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये कभी इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं। तो ये सेंस आपको डेवलप करना होगा प्रैक्टिस के साथ कि अगर एक चार्ज बीच में है तो उस पर पहले आप देख सको कि फोर्स कितना हो रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने कहा कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो फिर एक x ले लिया, एक r माइनस एक्स ले लिया, फिर आप गलत हो जाएंगे और आप सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे और जो आपका सॉल्यूशन अगर निकलता भी है तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इस चार्ज को, तो एक्सेलरेशन मिलेगा जो कि बहुत तेजी से मूव करेगा राइट साइड। अब इसको अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो हमें इस चार्ज को कहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। चलो ये चीज़ मैं यहाँ पर हटाता हूँ ताकि मैं चीज़ें आपको क्लियर कर सकूँ। ओके, अब देखो, अब एक बात सोचते हैं, अगर यहाँ पर मैं इस चार्ज को प्लेस करता हूँ, सारे सर्कमस्टांसेस में समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर अगर मैं एक चार्ज प्लेस करता हूँ तो ये वाला चार्ज तो ये वाला तो उसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला उसको रिपेल करेगा। फोर्सेस तो ऑपोजिट हो गए, बट क्या आपको लगता है ये फोर्सेस इक्वल होंगे? ये फोर्सेस इक्वल कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो नियर बाई चार्ज है वो बड़ा है, मतलब एक तो बड़ा चार्ज, ऊपर से वो क्लोज हो गया प्लस क्यू के, तो वो दोनों चार्जेस जो हैं इनके बीच का फोर्स इतना ज़्यादा रहेगा, ये उसको कभी भी बैलेंस नहीं कर सकता। तो बड़े वाले चार्ज के साइड में भी हम लोग कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते, क्योंकि वहाँ पर जो भी चार्ज रखेंगे बड़े वाले का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और वो उसे एक्सेलरेट करेगा। तो ये भी पोजीशन हमारे लिए गलत हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चार्ज को थर्ड पोजीशन पे इमेजिन करते हैं। इस चार्ज को यहाँ पर इमेजिन करो। इस पोजीशन पे इमेजिन करने के बाद सोचो, बड़ा वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। चलो मैं नाम देता हूँ A, नाम देता हूँ B और नाम देता हूँ C। तो बड़ा वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, छोटा वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा। अब यहाँ पे बड़े वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है बट उसका डिस्टेंस भी बड़ा है, तो चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर का जो रेशियो अगर बराबर हो जाता है तो फिर यहाँ पे चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो अगर मुझे कंडीशंस लेनी होंगी तो इसको अगर मैं x इमेजिन करता हूँ, देखो ये x इमेजिन करने से पहले कितने सिनेरियो दिमाग में बन गए, एक बीच में, दूसरा बड़े वाले चार्ज के साइड में और तीसरा छोटे वाले चार्ज के साइड में। तो ये इन 3 सिनेरियो को दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा, तब हम लोग सीधे जो एजम्पशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो उसमें मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या हो जाता है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ इक्वेशन लिखता हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे, बट इक्वेशन समझा देता हूँ कि इसमें इक्वेशन कैसे बनेंगे। अब इसमें इक्वेशन के लिए देखो, इस पे लगने वाले दोनों फोर्सेस को इक्वेट करने वाला हूँ मैं, तो मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज इक्वल टू फोर्स
ऑन सी ड्यू टू बी। अब देखते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए ड्यू टू बी किस तरीके से लिखना है। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए मतलब K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर R क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 मतलब K 2Q एंड Q। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस पहले से ही कंसीडर कर लेंगे तो हमें उनके पॉजिटिव नेगेटिव होने की टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर है? तो पहले ही आप सोच लीजिए कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, कौन सा चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, और आप उसी के हिसाब से अपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लीजिए, ना कि आप प्लस क्यू और माइनस क्यू करेंगे और फिर उसके बाद फाइनली रिजल्ट में कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूजन कोई नहीं है, आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल्स और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो इस कंडीशन में मैं लिखता हूं, अब यहां से यहां का जो डिस्टेंस मैं लूंगा यहां पर लिखने वाला हूं r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और जो भी मिस्टेक्स आप करेंगे आपको ऑप्शन में उस मिस्टेक का भी आंसर गिवन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो ऑप्शन आप टिक करेंगे अगर आप इस चीज को पहले से एनालाइज नहीं करते हैं। तो इससे जो भी रिलेशन होगा, जो भी आपका एक्स आएगा वो आप निकाल सकते हैं। यहां से ये 2q कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से k कैंसिल, k कैंसिल, अब जो भी रिलेशन आया वो आपका हो जाएगा। तो ये फाइनली एक दूसरा तरीका था। ठीक है, थर्ड में क्या है, इस टाइप में एक और क्वेश्चन आता है कि दो चार्जेस रखे गए हैं। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको शो करा देता हूँ। एक चार्ज q है और एक चार्ज माइनस प्लस 2q है। चलो मैं प्लस नहीं भी लिखता तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए प्लस 2q होता। अगर ये चार्जेस फ्री टू मूव हैं, इमेजिन करो अगर ये चार्जेस फ्री टू मूव हैं तो ये चार्जेस कहाँ जाएंगे, एक इधर और एक इधर, क्योंकि दोनों साइड फोर्स लग रहा होगा, एक पे इधर लग रहा होगा और एक पे इधर लग रहा होगा। क्लियर है? फोर्स लग रहे होंगे, मतलब वो चार्जेस बिखर जाएंगे आपस में ऐसे। अब कोई एक चार्ज थर्ड हमें ऐसा पुट करना है कि द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है, एक बार आप समझिए। ये हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं कि यहाँ पर एक थर्ड चार्ज में q प्लेस करूंगा और इसकी का डिस्टेंस यहाँ पर x होगा और यहाँ पर r माइनस एक्स होगा। r क्या है, r है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो एक r होगा तो एक r माइनस एक्स होगा। अब ये x हम पहले ही निकाल चुके हैं, देखो अब मैं फिर से वो काम नहीं करूंगा, अभी अभी किया है हम लोगों ने। x इज इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस रूट 2, ये अभी अभी आ चुका है। तो ये चीज़ ऑलरेडी प्री डिफाइन है कि यहाँ पर अगर एक कोई चार्ज रखते हैं तो उस पे नेट फोर्स 0 होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में करने का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों चार्जेस फ्री टू मूव थे तो बीच में जो हमने चार्ज रखा वो ऐसा है कि वो उन दोनों को खींच के रखे। मतलब ये आपस में रिपल्सिव है तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होना चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों प्लस प्लस हैं, इनको खींच के रखना है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसकी पोजीशन निकाल चुके हैं, इतनी आई है। कैसे, ये आपको पता है, अभी अभी वीडियो में आपने देख लिया। अब इसको देखते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम में करना या इसको इक्विलिब्रियम में करना। किसी एक को करेंगे तो दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पे आपस में जो फोर्स लग रहा था वो बाय न्यूटन्स लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट था। ठीक है, मतलब ये उस पे जो फोर्स लगा रहा है वही फोर्स वो इस पे लगा रहा है। दोनों का फोर्स k q1 q2 बाई r स्क्वायर था, जो कि बराबर होगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा अगर इसको इक्विलिब्रियम में कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इक्विलिब्रियम में आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ओके, तो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूं। इस चार्ज को मैं इक्विलिब्रियम में करने वाला हूं। चलो a b एंड c, तो मैं a को इक्विलिब्रियम में करने वाला हूं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ a। ओके, अब a के लिए फोर्स a पे देखना है मुझे, किसकी वजह से, b की वजह से। मतलब ये उसको रिपेल कर रहा होगा तो ये उसको अट्रैक्ट करना चाहिए, तो इज इक्वल्स टू होना चाहिए फोर्स ऑन a ड्यू टू c। एक बार समझो इस चीज को, ये लाइन समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझना, फोर्स ऑन a पे फोर्स देखना है मुझे और उसको इक्विलिब्रियम में करना है। तो a पे फोर्स लगा रहा होगा c वाला जो बाहर, और q मतलब b लगा रहा होगा अंदर की तरफ। तो सॉरी,
ए बी सी अलग अलग दे दिया है मैंने यहाँ पे, रुको मैं इसको पहले, चलो ठीक है, तो फोर्स, चलो एक ही बात है, ये हो गया। तो फोर्स बी वाला लगा रहा होगा ए पे अट्रैक्टिव और सी वाला लगा रहा होगा ए पे रिपल्सिव। तो ए पे दोनों से लगने वाले फोर्स इक्वल ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ए हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ए और बी यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, तो ए इसके बीच का फोर्स लेते हैं के Q1 Q2, मतलब Q अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच का फोर्स अगर देखें के Q इंटू 2Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इट्स आर स्क्वायर। मैं सही से लिखता हूं इसको, दिस इज ओके, दिस इज आर स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर, अब मुझे Q की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं Q से Q कैंसिल आउट कर देता हूँ, पहले K से K कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब फाइनली क्या बनेगा, एंड दैट रिजल्ट विल बी दैट Q इज इक्वल्स टू 2Q इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चलो मैं एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स हमारे पास है, दिस इज आर स्क्वायर अपॉन 2Q यहाँ पर रहने देते हैं, 2Q एक्स स्क्वायर अपॉन, अब आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू ऑलरेडी यहाँ पर क्या था आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया हमारे पास जो भी Q आया, दैट Q इज इक्वल्स टू 2Q अपॉन रूट 2 प्लस 1। ये हो गया, ये टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहिए होगा, जिससे कि, और ये पहले ही बता चुका हूं कि ये नेगेटिव होना चाहिए, तो यहां पर तुम लिख सकते हो नेगेटिव चार्ज रहेगा, इतनी वैल्यू होनी चाहिए और इतना नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तो सारे केसेस बन गए जो स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग चार्ज मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में चार्ज प्लेस करते हैं और उस पर नेट फोर्स 0 होता है। तो अब इसमें दूसरे केसेस बनेंगे जब हमें वेक्टर सम लेना पड़ेगा, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ देखने में तो लगता है कि बस एक फॉर्मूला है, करते करते पूरी क्लास निकल जाएगी, बट कूलम्ब्स लॉ के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ने से आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लेते हैं हम लोग। डिफरेंट टाइप में क्या लेंगे, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल लिया, मान लो तीनों पे चार्ज रखा हमने Q, Q एंड Q, तीनों पे चार्ज Q Q Q जब हम लोगों ने रखा, ये क्वेश्चन समझो, तीनों पे चार्ज हमने रखा Q Q Q, किसी एक चार्ज पे फोर्स क्या लग रहा होगा, जितना लग रहा होगा उतना तीनों पे लग रहा होगा। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मैं साइड ले लेता हूँ L, तो जो चार्ज लग रहा हो, जो फोर्स लग रहा होगा तीनों पे लग रहा होगा, किसी एक पे फोर्स देख लेते हैं। तो चलो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी ज़्यादा है, मैं इधर ही कर लेता हूँ। तो इस पे फोर्स देखता हूँ, ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, ऐसे क्या फोर्स लग रहा होगा, K Q1 Q2, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट Q1 Q2 Q स्क्वायर किया अपॉन L स्क्वायर, और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, दैट इज ऑल्सो K Q1 Q2, मैं F लिख देता हूँ, Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब जो नेट फोर्स होगा, ध्यान देना सभी लोग, जो नेट फोर्स होगा, दैट नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बोथ द चार्जेस। अब देखो मैंने दोनों को F लिखा है, अगर चार्जेस अलग अलग होते या डिस्टेंस अलग अलग होता तो मैं वो चीजें अलग अलग कंसीडर करता। दोनों को F लिखा है, ये एंगल थीटा होगा। दोनों को F लिखा है मैंने, तो मैं यहाँ पर दोनों को सिमिलर ले सकता हूँ। देखो क्वेश्चंस के पैटर्न्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आपको पता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके बेसिक्स क्लियर हों ताकि वो चीज़ें आप उसमें अप्लाई कर सकें, ठीक। तो ये है, इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। अब दोनों फोर्सेस के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो F होगा, दैट F इज इक्वल्स टू क्या, हाउ मच, F नेट लिख देता हूं मैं, F नेट इसको लिखता हूं मैं। F नेट जो होगा वो क्या होता है, वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैं सीधे 60 डिग्री लिखने वाला हूं। I hope you all are agree with me for this. And in this condition, cos 60 is 1/2. This is 2. Cos 60 and this 2 is cancelled out.
व्हाट इज द नेट फोर्स? दिस इज एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, दिस इज 3f स्क्वायर। तो मैं सीधे लिखता हूं √3f, √3f। तो मतलब जो फाइनली एफ नेट आ गया वो क्या आया? एफ नेट आ गया √3, एफ हमारे पास क्या होगा? k q1 q2 अपॉन एल स्क्वायर। ये फाइनली रिजल्टेंट फोर्स है किसी एक चार्ज पे इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन एग्जांपल में लेते हैं। कोशिश करता हूं आप लोगों को चीजें सारी क्लियर कर दूं, कूलम्स लॉ समझ में आ जाए आपको कि फोर्स कैसे अप्लाई किया जाता है। अब यहां पे देखते हैं, एक हम लोग लेने वाले हैं मान लो स्क्वायर, इसमें भी यही काम करूंगा मैं, 3-4 फोर्सेस चार्जेस ले लेता हूं। किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स बताना है कि क्या होगा, तो मैं एक काम करूंगा, हर एक चार्ज की वजह से उस पे फोर्स देख लेता हूं पहले, फिर बात करेंगे उनके रिजल्टेंट की। तो पहले तो फोर्स देखते हैं। चलो साइड L लिया है मैंने, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा। ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। दिस इज k q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये इसको इस तरीके से कर रहा होगा, दिस इज k q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और ये इसको रिपेल कर रहा होगा k q स्क्वायर अपॉन, ध्यान रखना हमेशा दो चार्जेस के बीच का जब फोर्स देना तो उन दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस की बात सोचना। तो यहां पर जो होगा, दिस इज अ डायगोनल ऑफ अ q स्क्वायर, दिस इज √2l। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं √2l का स्क्वायर। ठीक है, ये मिस्टेक ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एल स्क्वायर दोनों साइड चलेगा, बट बीच में इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो इतना है। देखो अगर ये दोनों चार्जेस सेम हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो मैं कह देता हूं कि इसका फोर्स जो होगा वो F होगा और इसका फोर्स जो होगा वो F ही होगा, जो दोनों का हुआ। इसका फोर्स कुछ और है, तो यहां पर 1/2 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं, ये हो गया F/2। आई होप ये बात समझ में आई होगी। k q स्क्वायर बाई एल स्क्वायर अगर f है तो k q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये √2 का 2 बाहर आ जाएगा, तो f/2 इसका बना। तो मतलब f और f/2। फाइनली उस पॉइंट पे तीन फोर्सेस दिख रहे हैं मुझे, f और f/2। अब इन तीनों को का एक्यूमुलेटिव एक ही फोर्स होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो वो एक्यूमुलेटिव फोर्स क्या होगा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। दैट एक्यूमुलेटिव फोर्स इज लाइक, ओके अब देखते हैं तीन का रिजल्टेंट, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा तीन का रिजल्टेंट, तो हम एक काम करते हैं, हम तीन के रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, एनी टू, you can find any two and then that resultant is taking resultant with third one। दो का रिजल्टेंट पहले लेंगे, उन दो के रिजल्टेंट से जो रिजल्टेंट बनेगा, that resultant of two particles, two forces has net resultant of that resultant and the third particle is, means दो का रिजल्टेंट और थर्ड चार्ज वाले के साथ उस रिजल्टेंट का रिजल्टेंट। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इसको अभी के लिए भूल जाते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री पे इन दोनों का जब रिजल्टेंट है तो फाइनली उनका उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बीचों बीच आएगा। बीचों बीच मैंने इसलिए कहा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर दोनों अलग होते तो बिल्कुल इन बिटवीन बाइसेक्टर पे नहीं आता, वो कहीं और जाता, जो ज्यादा वाला होता है उस साइड वो मूव करता है, बट अभी दोनों बराबर हैं तो ये बीचों बीच होगा। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू मैं निकालता हूं पहले, तो नाम दे देता हूं मैं A B C D। तो ये मैं लिख देता हूं FA और FB रिजल्टेंट है, दैट इज वेक्टर ऑफ FA प्लस वेक्टर ऑफ FB। इस तरीके का रिजल्टेंट हम लोग लेने वाले हैं। तो FA प्लस FB अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, FA और FB का वेक्टर और इसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा कॉस 90 क्यों लिया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाता है, cos 90 जीरो होता है, तो हमारे पास क्या बना, √2f। तो कहने का मतलब इसका जो नेट रिजल्ट आया वो कितना आ गया, √2f।
जब ये √2f आया इसी लाइन पे √2f था और ये f/2 था, समझ रहे होंगे आप लोग। इन दोनों का मिला के कितना बना, √2f, और ये नीचे f/2 था। तो फाइनली डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो सेम है, तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, दोनों फोर्सेस मिलके इस चार्ज को पुल कर रहे होंगे नीचे की तरफ। दैट इज F नेट मैं लिखता हूं इज इक्वल टू √2f प्लस f/2, और f हमें पता है, f कितना लिया है हम लोगों ने, f इतना लिया है, तो फाइनली f की वैल्यू पुट करो और आपका ये आंसर है। तो कहने का मतलब इस पे इस तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब इसकी बात हम लोग करते हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखें कि इसमें भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। अब चलो, तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोग काउंट करते हैं। दैट कंडीशन इज, देखते हैं कैसा होगा। ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे अभी हम लोग। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, ट्रायंगल वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले ट्रायंगल में लेता हूं मैं। इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे Q, Q एंड Q, L साइड ले लेते हैं। L साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड L होंगे। तो यहां पे क्या है, इस पे फोर्स लग रहा था कितना, अगर आपको याद हो अभी अभी हमने किया, दैट इज K√3 K/Q/L²। इतना फोर्स इस पे लग रहा था, इतना ही फोर्स इस पे और इस पे भी लग रहा होगा, मतलब इस पे इधर की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ, ऐसे। ये पूरा ट्रायंगल जो है ये बिखर जाएगा, अगर फ्री टू मूव रहा तो पूरा ट्रायंगल हमारा बिखर सकता है। अब बिखरने का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना आप लोग। बिखरने का मतलब होगा ये सिस्टम जो है इसके साइड्स बड़े होते जाएंगे और ये चार्जेस दूर जाते जाएंगे। अब मैं ये ऐसा कहूं कि इसके सेंटर पे जो थर्ड चार्ज मुझे रखना है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ये कैसे आया ये आपको पता है, अभी √3f कैसे आया अभी अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में पीछे किया है। इस पे पूरा क्या होगा, इसकी वजह से पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में अगर लाना है तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर ये तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक तो सेंस हमारा कहता है कि यहाँ पे ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब ये जो फोर्स कर रहा है इसको बाहर की तरफ, यहाँ पर फोर्स एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। क्लियर, जो इसके बराबर हो, अगर इसके बराबर ये फोर्स हो गया तो हमारा ये चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी नेट फोर्स निकाल चुके हैं बाकी दोनों का, इतना था। तो अगर ये वाला चार्ज उसको उतने ही फोर्स से अगर अट्रैक्ट कर ले तो देन दिस चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। देन इन दिस कंडीशन, अब सबसे पहले इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, चलो मैं मान लेता हूं x, इसको मैं x ले लेता हूं। तो चलो देखते हैं क्या होगा। फॉर equilibrium of a corner charge, इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉर्नर चार्ज, जब कॉर्नर चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो √3 KQ/L² इज इक्वल्स टू होना चाहिए KQ/Q, दिस इज नॉट Q, इट्स Q², दिस इज Q², KQ/X² होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारी Q की जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू होगी, चलो तो Q की वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं। सबसे पहले एक Q गया, K से हमारा K कैंसिल हो सकता है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ी सी जगह मुझे कम पड़ जाती है इसमें। अब जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर Q की जो वैल्यू आ गई, दैट Q इज इक्वल्स टू √3 Q/X² L²। ये वैल्यू आ गई।
Q की वैल्यू देखो, x अननोन है अभी हमारे लिए, अभी x को फाइंड करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? चलो तो अगर यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो मैं लेता हूँ सीधे cos 30। cos 30 में क्या लिख सकता हूँ? cos 30 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं बेस इज वॉट L/2 अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज x, एंड cos 30 क्या होता है? √3/2, दिस इज L/2x। x हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू हो गया L/√3, x आ गया। अब वहां पर अगर मैं x पुट करूं तो क्या होगा? दिस इज √3 Q, x स्क्वायर इज L स्क्वायर अपॉन √3 का 3 नीचे ले लेता हूं, दिस इज L स्क्वायर। ये मैंने x की वैल्यू पुट करी है सिर्फ यहां से, ध्यान रखना। अब दिस क्या बन गया? Q/√3। तो ये वैल्यू होनी चाहिए Q की, और नेचर में ये नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो ये था, ये कूलम्स लॉ था, और कूलम्स लॉ पे ये उसके एप्लीकेशंस थे। अगली क्लास में हम लोग फील्ड पे बात करेंगे, और वेक्टर सम किस तरीके से लिया हम लोगों ने वो क्लियर हो गया। उसके बाद उसको किस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम पे ले आएंगे वो भी बात हो गई। तो अप्रॉक्सीमेट इस पे कुछ जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए। इस कॉन्सेप्ट को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलकर अदर कॉन्सेप्ट्स को बनाया जाना है, ठीक है। तो अब आप लोग इस चीज को, अभी मैंने कहां तक बता दिया? अभी मैंने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, क्वांटाइजेशन, कूलम्स लॉ और नेट फोर्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो क्वेश्चंस बन पाएंगे वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।